अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कवर कर रहे थे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोगों ने डिस्कशन की थी 2 डायग्राम्स पे, जिसमें प्रोसेस के बारे में समझाया जा रहा था और हम लोगों ने एग्जांपल्स के साथ वो तमाम डायग्राम्स देखी थी। अब हम एक एक करके तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एक एक कंपोनेंट देखने की कोशिश करते हैं कि हर कंपोनेंट में क्या क्या अहम बातें हैं। उन तमाम अहम बातों के लिए हम लोग आते हैं पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे हम लोग जो डायग्राम डिस्कस कर चुके थे कॉन्टेक्स्ट की या प्रोसेस की, उसकी डिटेल के लिए उसका टेक्स्ट देखेंगे कॉन्टेक्स्ट का, कि कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या समझाया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट का फर्स्ट पैरा में आप देख रहे हैं कि एवरी मैसेज वेदर ओरल और रिटन बिगिंस विद कॉन्टेक्स्ट। हर मैसेज की जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है वो कॉन्टेक्स्ट से शुरू होती है और कॉन्टेक्स्ट थ्रू आउट चलता ही रहता है। कॉन्टेक्स्ट इज़ अ ब्रॉडर फील्ड दैट इंक्लूड्स कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बंदे की खुद की सोच या उसके परसेप्शन, सेंडर और एनकोडर और रिसीवर डिकोडर, इनके इंटरनल स्टिमुली उनकी खुद की सोच। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनका बाहर कैसा बिहेवियर है, इन्वायरमेंट कैसा मौजूद है, क्या वो काम कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली था या नहीं, कोवर्कर्स अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे या नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चीज़ आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेम है, अलग ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं हम कस्टमर हैं और हम कंपनी से बात कर रहे हैं। एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी से बात कर रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क आ गया। कल्चर का फ़र्क, रूरल एरिया अलग है और अर्बन एरिया में लोग अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनके बैकग्राउंड अलग होता है, उनकी एजुकेशन अलग होती है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उनका वो लेवल नहीं होता जो रूरल एरिया से आप कंपेयर करें अर्बन एरिया का होता हो। अर्बन एरिया में भी डिफरेंट सिटीज़ में अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मेजरली जो वो सिटीज़ जहाँ पे बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बहुत अच्छे ऑफिसेज़ मौजूद हैं, फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। मेगा सिटीज़ जो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, हैदराबाद, ये तमाम ऐसे शहर हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और मेगा सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे रहने वाले लोग, उनका अलग तरीके का लाइफस्टाइल है, उनका अलग तरीके का सोचने का, समझने का सिस्टम उनका अलग तरीके का है, उनकी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है दूसरों से। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। हर अलग बंदे का अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। कंट्री पाकिस्तान में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होती है और रेगुलर मैनर में हम उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन रिटन में ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश लेटर्स टाइप करते हैं या इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इंग्लिश उर्दू के अलावा अगर हम किसी रीजन में हैं, जैसे कि पंजाब रीजन में फैसलाबाद में कोई कंपनी है, तो हो सकता है कि वो लोग पंजाबी, जो कि रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, उसका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंट्री का कौन सा सेक्शन या प्रोविंस है, कंट्री की कौन सी सिटी से रिलेट कर रहा है कोई भी शख्स, सेम कॉन्टिनेंट का है या अलग कॉन्टिनेंट का। फ़र्ज़ करेंगे पाकिस्तान से यूएई कोई एम्प्लॉई जाता है काम करने, तो उसका कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के हिसाब से भी होगा और यूएई पहुंचने के बाद यूएई की कुछ चीज़ें भी सीख लेगा वो। अच्छा, यूएई में जो उसका कोवर्कर है, फ़र्ज़ करें कि वो यूएई अरेबिक है, तो उसका अलग कॉन्टेक्स्ट होगा। वहीं यूएई में फ़िलिपीनीज़ कंट्री का कोई बाशिंदा काम कर रहा है, साथ में कोवर्कर है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक उसका बैकग्राउंड फ़िलिपाइन का भी होगा, एक उसका बैकग्राउंड यूएई में काम करने की वजह से यूएई का भी होगा, एक कुछ सोच उसकी बन गई होगी पाकिस्तानियों के हिसाब से भी, क्योंकि उसका कोवर्कर एक पाकिस्तानी है तो उसकी भी कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलती जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि अगर अलग कंट्री के लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो उनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, उनका स्टाइल ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है, उनकी अप्रोचेस डिफरेंट हो सकती हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी अक़वाम हैं जो बहुत बेहतर हैं दूसरों के मुकाबले में, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। पाकिस्तान ख़ास तौर पे इसमें बहुत आगे है स्किल लेवल पे। ये माशाल्लाह हम लोगों के जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो कहीं पे भी कम्पीट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ।
इसीलिए पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत मशहूर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर जाके काम करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज देते हैं और अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं, वहाँ पे compete करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, लोकल्स भी और फॉरेनर्स भी। तो ऐसे ही अलग अलग नेशंस में अलग अलग लोग होते हैं। कुछ नेशन जो है वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंद होती हैं, कुछ नेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वक्त को अहमियत नहीं दी जाती। तो ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, ये प्रोविंस टू प्रोविंस भी वेरी करेगा, सिटी टू सिटी भी वेरी करेगा। सिटी के अलग अलग एरियाज़ में रहने वाले लोग, उनका भी अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। अलग एरियाज़ में रहने वाले लोगों का अलग कॉन्टेक्स्ट ऐसे होता है कि कराची के, जैसे आप सेंटर में रहते हैं तो कराची के सेंटर में जो लोग रहते हैं उनके सोचने का अंदाज़ कुछ अलग तरीके का हो सकता है। जो कराची के मज़ाफ़ात में लोग रहते हैं, दूर दराज इलाकों में, उनके सोचने समझने का अंदाज़ अलग हो सकता है। वहाँ फैसिलिटीज़ कम हो, सेंटर ऑफ द सिटी में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। इसके बाद every country, culture and organization has its own convention for processing and communicating information। हर अलग कंट्री के लोगों का कल्चर अलग होगा। पाकिस्तान में बहुत सारे सब कल्चर हैं प्रोविंस के हिसाब से, प्रोविंस में मज़ीद सब कल्चर्स बन जाते हैं सिटीज़ के हिसाब से, सिटीज़ में मज़ीद सब कल्चर बन जाते हैं। अलग अलग एरियाज़ के अलग स्टाइल्स होते हैं, रहने के लिविंग स्टाइल्स अलग होते हैं, बिहेवियर्स अलग होते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाइल्स अलग होते हैं। लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर जो उनका ऑफिशियल ड्रेस होता है वो कोट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर के बात करें हॉस्पिटल्स की तो वहाँ लैब कोट्स का इस्तेमाल होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, उनका अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, उनकी बिल्डिंग्स अलग तरीके की होंगी। जैसे कि हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग अलग तरीके की होती है, स्कूल्स या कॉलेज की बिल्डिंग अलग तरीके की होती हैं। हैज़ इट्स ओन कन्वेंशन फॉर प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन कैसे करनी है, स्कूल्स में मैनुअल वर्क होता है, फ़ी वाउचर बन रहा है मैनुअली। लेकिन अगर बात करें कि कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है और वो सेल्स इनवॉइस बना रही है, तो क्योंकि उन्होंने टैक्स अपना क्लेम करना है तो वो ज़रूर उसको ऑटोमेशन पे ले जाएंगे और उनका जो सेल्स इनवॉइस बनेगी या जो उनकी सेल्स के लिए कोई रिसीट बनेगी वो बनेगी ऑनलाइन या वो प्रिंटेड फॉर्म में होगी। इसका मतलब प्रोसेस कैसे करना है, मैनुअली करना है या ऑटोमेशन के थ्रू करना है, ये डिपेंड करता है हर अलग ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे। कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव बिटवीन पर्सन्स विद सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में तस्करा किया था। एक जगह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या एक फैमिली के लोग या एक एरिया में रहने वाले लोग या एक स्कूल से पढ़े लोग या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, इन लोगों के बैकग्राउंड्स तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, तो उससे उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। कल्चर इज़ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल पोजीशन इन मैनी केसेस। कल्चर में सोशल पोजीशन का किसी हद तक किरदार होता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि सोशल पोजीशन कोई भी हो, ओवरऑल कल्चर सेम ही होता है। जैसे कराची में फ़र्ज़ करें कि बहादुराबाद के एरिया में लोग जो रहते हैं उनमें सोशल पोजीशन किसी की कुछ हो सकती है, कोई हो सकता है डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, कोई हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो IT टेक्नीशियन हो किसी कंपनी में। लेकिन क्योंकि वो इस एरिया में रहते हैं बहादुराबाद में, तो उनका जो सोचने समझने का अंदाज़ होगा या उनका जो कल्चर होगा, वहाँ का रहन सहन होगा, आने जाने की टाइमिंग्स होंगी, हो सकता है कि वो तकरीबन मिलती जुलती हों। तो इसका मतलब सोशल पोजीशन मैटर करती है ज़रूर, लेकिन हो सकता है सिमिलर कल्चर में बिहेवियर्स एक तरीके के हों। फॉर इंस्टांस, अ वॉलंटरी एसोसिएशन लीडर इन एशिया कुड प्रोबेबली कम्युनिकेट बेटर विद द पीपल इन हिज ओन ग्रुप। एशिया में रहने वाला किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्री मैनेजर यूरोप में रहने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री मैनेजर से हो सकता है उस तरीके से बात ना कर पाए जितने बेहतर वो बात अपनी कंट्री के लोगों से कर सके। इसका मतलब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का भी एक बैरियर आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि अंदाज़ चेंज होता है लोगों का, अल्फाज चेंज हो सकते हैं, सोचने का तरीक़ाकार चेंज हो सकता है। बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड एंड ही कुड विद अ लीडर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इन द ईस्ट। यानी कि जो एशिया से ताल्लुक़ रखने वाला कोई लीडर है वो यूरोप या वेस्ट में उस तरीके से बात नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो ईस्ट में या एशिया में अपने
करीब के लोगों को या अपने जैसे मैनेजमेंट लेवल के लोगों से कम्युनिकेट ज़्यादा बेहतर कर ले। फर्स्ट टॉपिक प्रोसेस का ख़त्म हो गया है। सेकंड टॉपिक प्रोसेस का है सेंडर और एनकोडर। सेंडर और एनकोडर वो पर्सन जो कि शुरू करता है कम्युनिकेशन को, उसका कॉन्टेक्स्ट उसके साथ ही चलेगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद होता है। सेंडर और एनकोडर में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। सेंडर और सोर्स इज़ द ट्रांसमीटर ऑफ द मैसेज। ये वो शख्स होता है जो कम्युनिकेशन करना शुरू करता है। इन अदर वर्ड्स, द पर्सन हु इंटेंड्स टू मेक कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ टू अदर पर्सन इज़ नोन एज सेंडर। जो कम्युनिकेशन की शुरुआत करेगा वो सेंडर कहलाता है। और कम्युनिकेशन की शुरुआत वो इसलिए करेगा कि उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ या फीलिंग्स पास ऑन करनी होती हैं रिसीवर तक। इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन यू आर द राइटर एंड इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन यू आर द स्पीकर। दो एक्टिविटीज़ अलग हो सकती हैं, ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है वो स्पीकर होता है, रिटन कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है वो राइटर होता है। देयर आर 5 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सेंडर इन एनी कम्युनिकेशन ही ट्रांसमिट्स। मतलब कह लें कि सेंडर एनकोडर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इन 5 बातों पे बेस करता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसके अल्फाज की अदायगी कैसी है, उसका एटीट्यूड क्या है, क्या वो सीरियसली कोई टास्क को टेकअप कर सकता है या नहीं, उसकी नॉलेज मौजूद है या नहीं, उसका एक्सपीरियंस इतना है या नहीं, पोजीशन ऑफ द सोशल सिस्टम, उसका रैंक क्या है, सोशल सिस्टम में उसकी कितनी सुनी जाती है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसका रैंक क्या है, और उसका कल्चर क्या है, बैकग्राउंड कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन, उसकी सिटी, उसका रिलीजन, ये तमाम चीज़ें उसके कल्चर को बना रही होती हैं। इसके बाद व्हेन यू सेंड मैसेज यू आर द एनकोडर, यू ट्राई टू यूज सिम्बल्स यूजुअली वर्ड्स। आपके सिम्बल्स क्या हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, पिक्चर्स दैट एक्सप्रेस योर मैसेज सो दैट द रिसीवर रिएक्ट्स विद डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले अभी डायग्राम को डिस्कस किया, डायग्राम को डिस्कस करने के बाद हम टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, मैं एज अ सेंडर ये बात सोच रहा था कि पहले आप लोगों से डिस्कशन हो जाए ओवरऑल डायग्राम पे, और डायग्राम से हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को आसान हो जाएगा टेक्स्ट को रीड करना। तो मेरे पास जो बैकग्राउंड मौजूद था या मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने ये ऑप्ट किया कि डायग्राम के साथ साथ मेरे वर्ड्स होंगे, वर्ड्स के साथ ग्राफ तो यहाँ पे कोई ख़ास नहीं है, लेकिन पिक्चर को एज डायग्राम हम ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से नॉन वर्बल एक्शंस थे, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि साउंड किस तरीके की थी, वॉइस किस तरीके की थी, आप लोग के लिए लिसनिंग आसान रही या नहीं, तो ये तमाम चीज़ें भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मौजूद था सेंडर एनकोडर का। फिर योर मैसेज सो दैट द रिसीवर रिएक्ट्स विद डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स। और अगर आप ये बात समझ रहे हैं या आपको आइडिया कंसीव हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारी कम्युनिकेशन बेहतर रही। अ गुड वे for the senders to improve encoding their messages to mentally visualize the communication from the receiver's point of view। और अच्छे सेंडर की ये निशानी होती है कि वो रिसीवर को सोचते हुए अपने कम्युनिकेशन को प्लान करता है, उसके एक्सपीरियंस को सोचते हुए, उसके एज ग्रुप को सोचते हुए कुछ ना कुछ अजम्पशंस ले रहे होते हैं, जब ही उनकी बेहतर तरीके की कम्युनिकेशन होती है। तो अच्छे सेंडर्स हमेशा ख्याल करते हैं कि रिसीवर के माइंड में क्या चल रहा होगा या रिसीवर के लिए कहाँ पे आसानी हो सकती है। थर्ड हेडिंग या थर्ड कंपोनेंट, मैसेज आइडियाज़। मैसेज आइडियाज़ में क्या कहते हैं, एवरी मैसेज हैज़ एट लीस्ट 2 मेजर एस्पेक्ट्स, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज इज़ द अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ द कंटेंट बाय द सेंडर। ऑर्डर्स हमें हमेशा बेहतर रखने चाहिए। फर्स्ट करें कि एक लेटर है, लेटर के अंदर 3 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट पैरा में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सेकंड पैरा में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, लास्ट पैरा में हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग की, या हम थैंक्स वगैरह कर रहे होंगे और फ्यूचर एक्शन हमारा क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दूं और मैं क्लोजिंग का जो पैरा जिस तरीके से यूज़ होता है उसको मैं फर्स्ट पैरा बना दूं और इंट्रोडक्शन मैं आखिर में दे रहा हूँ थर्ड पैरा में, तो उससे मेरी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं रहेगी। इसका मतलब कि हमें ऑर्डरली अरेंज करना है अपने पैराग्राफ्स को, अपने मैसेजेस को। द मैसेज इज़ द कोर आइडिया यू विश टू कम्युनिकेट। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्बल सिम्बल्स भी और नॉन वर्बल सिम्बल्स भी। योर फर्स्ट टास्क इज़ टू डिसाइड एग्जैक्टली what your message is and what content to include and how the receiver will interpret it। मैसेज बनाने से पहले या वर्ड्स को
इस्तेमाल करने से पहले हमें एक प्लान करना है मैसेज के लिए, और जितनी अच्छी प्लानिंग होगी मैसेज भेजने से पहले उतना बेहतर मैसेज एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मैं पहले थोड़ी बहुत बैकग्राउंड थिंकिंग करूँगा अपने मैसेज के बारे में, अपने वर्ड्स मैंने क्या रखने हैं, मुझे टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, मुझे रिसीवर के बारे में कितना पता है, कितना वर्कआउट करना है, कितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मज़ीद चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। What content to include and how the receiver will interpret it and how it may affect your relationships। और इस बात का भी ख्याल किया जाएगा कि हम कोई ऐसा मैसेज ना भेजें या ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आइंदा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में रिसीवर के साथ। बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज में बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा रूड लैंग्वेज में बात नहीं करनी। ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करना जो न्यूट्रल हो। ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जिसमें हम किसी को इल्ज़ाम दे रहे हों या हम जानबूझ के किसी पे तनकीद करें। प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकल आती है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो कस्टमर कभी कभी वो हेल्पलाइन पे जाके काफ़ी कुछ सुना देता है वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हमें इतना रूड नहीं होना चाहिए। बिज़नेस लैंग्वेज में हमेशा हमें पोलाइट रखनी चाहिए, हमें न्यूट्रल रखनी चाहिए। अच्छे कस्टमर जो होते हैं हमेशा अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं उन लोगों के साथ जो ऑनलाइन आपको हेल्प कर रहे होते हैं। द मैसेज में बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ओपिनियन, सजेशन, व्यूज़। मैसेज का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। कहीं पे हम व्यूज़ दे रहे होते हैं, कहीं पे हम सजेशन दे रहे होते हैं बेहतरी की, कहीं पे हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे होते हैं कि भाई आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करें वरना ना करें। कहीं पे हम ऑर्डर दे रहे होते हैं जहाँ पे रिसीवर को ज़रूर ऑर्डर को कंप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। Berlow says that there are 3 factors that should be taken into account considering the message. Number 1 message code, number 2 content, number 3 treatment. Number 1 message code. Message code which has to do with the way in which symbols are structured. हमें किस तरीके से स्ट्रक्चरल वे में सिम्बल्स को लेकर चलना है। सेकंड, कंटेंट, द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज टू एक्सप्रेस द पर्पस। हमारे पास मटेरियल क्या मौजूद है, हमारे पास वर्ड्स क्या मौजूद है। थर्ड, ट्रीटमेंट, द वे इन विच द मैसेज इज प्रेजेंटेड, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड एम्फेसिस। हमने कौन सी बात पे ज़्यादा जोर देना है, किस बात को डिस्क्रिप्शन में बताना है, किस बात को इंट्रो में बताना है, किस बात को क्लोजिंग में बताना है। स्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं सिंबल्स को। हम लोग क्या लेटर के साथ कोई अपना सेल्स का मेन्यू भी रख सकते हैं? क्या उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर को अगर हम कोई लेटर भेजें? अगर हम किसी कस्टमर को एक लेटर भेज रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ईद ग्रीटिंग्स का, ईद ग्रीटिंग्स के साथ हम क्या डिस्काउंट कूपन भी दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें, 3 चीज़ें मिल के मैसेज का पार्ट बनती है। मैसेज कोड कि हम सिम्बल्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं, कंटेंट हमने मैसेज में लिखा क्या है या हमारे वर्ड्स क्या हैं, और ट्रीटमेंट कि हम मैसेज में किस तरीके से फ्रीक्वेंसी और एम्फसाइज का ख्याल करेंगे, मतलब हम किस बात पे ज़्यादा जोर दें और किस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दें, और मैसेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए।